हेलो, जय हिंद एवरीवन। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं भारत के नदी तंत्र को, और हम खास करके गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत की जो भी प्रमुख नदियां हैं जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी तंत्र, और जो पश्चिम की ओर गिरने वाली नदियां हैं लूनी और तापी, नर्मदा, इन सारी नदियों को सेपरेट करके और उसके तंत्र को समझते हुए डिस्कस करेंगे, और फिर उसका शॉर्ट नोट पढ़ते हुए और उसे डायग्राम के जरिए या मैप के जरिए समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं गंगा नदी तंत्र पे। देखिए, गंगा नदी तंत्र का ये हमारा मैप रहा, और इसमें आप देख रहे होंगे कि ये गंगा नदी का जो ओरिजिन हो रहा है वो आप जानते हैं कि गंगा नदी का ओरिजिन हमारे उत्तराखंड से हो रहा है। उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, वहीं से हो रहा है, और वहाँ के एक गोमुख हिमनद से हो रहा है, ठीक है, जहाँ पर इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और भागीरथी के पहले इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ आकर मिलती है, और तभी यह गंगा का रूप ले पाता है। और गंगा जो हम बृहद नदी के तौर पे जानते हैं, उसका जो ओरिजिन है वह छोटे छोटे धाराओं के रूप में होता है। जैसे सबसे पहले हम देख रहे हैं, नॉर्थ की ओर देखते हैं, तो एक तो धारा है अलकनंदा, दूसरी है धौली गंगा, ठीक है। ये दोनों धाराएं विष्णु प्रयाग में आकर ज्वाइंट होती हैं, यानी जुड़ जाती हैं। उसके बाद ये आगे की ओर थोड़ा मूव करती हुई, फ्लो करती हुई आती है, जहाँ पर कर्ण प्रयाग नाम की जगह पर इससे पिंडार नदी मिल जाती है। पिंडार नदी के मिलने के बाद फिर आगे यह फ्लो करती है नदी, और फिर रुद्रप्रयाग नामक लोकेशन पे क्या होता है, इसमें केदारनाथ से निकलकर एक नदी आती है जिसका नाम है मंदाकिनी, या मंदाकिनी गंगा के तौर पे जानते हैं। तो वही नदी आकर मिलती है, और ये सारी नदियां मिलकर के फिर आती हैं, ठीक है। और हरिद्वार के समीप इसमें एक प्रमुख नदी के तौर पे भागीरथी ज्वाइन कर रही है इसे, ठीक है। भागीरथी का ओरिजिन जो है, जो आप जानते हैं कि गोमुख ग्लेशियर से है, और गोमुख ग्लेशियर से होकर के भागीरथी आती है, और यही इसकी मुख्य धारा बन जाती है। उसके बाद गंगा का मेन रूप जो आता है, यहाँ जनरेट, ये सारी नदियाँ जब ज्वाइन कर लेती हैं एक दूसरे को, तब इसका भागीरथी, धौली गंगा, अलकनंदा, पिंडार, मंदाकिनी, इन सारे नदियों की संयुक्त धाराओं को ही गंगा का नाम दिया जाता है। तो ये रहा हमारा गंगा का ओरिजिन। इसके बाद हम देखते हैं कि गंगा किस तरह से फ्लो करती हुई आगे बढ़ती है और किस रूप में हम उसे देख पाते हैं। तो देखिए, गंगा कुछ इस तरह से एंट्री स्टार्टिंग में इस तरह से आ रही है, ठीक है। फिर से एक बार रिवीजन के जरिए हम बता देते हैं इसे। सतोपत हिमनद से निकल करके ये धौली गंगा, मंदाकिनी, पिंडार, अलकनंदा इत्यादि सारी नदियों को साथ लेकर के आ रही हैं ये, और दूसरी प्रमुख धारा जो केदारनाथ से आ रही है, ठीक है। और तीसरी एक प्रमुख धारा आ रही है भागीरथी नदी के रूप में, मंदाकिनी, जो गंगोत्री हिमनद से निकल कर आ रही है, और यह देवप्रयाग के पास आकर के गंगा नदी का रूप धारण कर लेती है, या इसका नाम गंगा नदी बन जाता है देवप्रयाग के पास, ठीक है। और इसके पहले की बात करें तो इसे विभिन्न धाराओं के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हरिद्वार होते हुए, हरिद्वार आप जानते हैं उत्तराखंड में है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल होते हुए यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद यह फिर बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल गिरा देती है, यानी अपना फ्लो, लास्ट जो इसका माउथ है गंगा रिवर का, वह बे ऑफ बंगाल में हो जाता है। तब तक इसमें बहुत सारी नदियाँ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से आती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके राइट हैंड ट्रिब्यूटरी को, ठीक है। राइट हैंड ट्रिब्यूटरी में हम गंगा का देखते हैं एक प्रमुख नदी के तौर पे यमुना आकर ज्वाइन करती है, ठीक है। और यमुना आकर के इसमें ज्वाइन करती है कहाँ पर, तो प्रयागराज या पूर्व में जिसका नाम था इलाहाबाद, यहाँ पर आकर के इसमें गंगा ज्वाइन कर रही है, सॉरी यमुना आकर ज्वाइन कर रही है गंगा को। और इसके पहले देखें कुछ प्रमुख शहरों के नाम, तो हरिद्वार, दूसरा कन्नौज, तीसरा कानपुर, इलाहाबाद, ठीक है। ये सारे जो टाउन है वह गंगा नदी पे ही है सारे। गाजीपुर के बाद आगे मूव करते हैं बक्सर के चौसा नामक स्थान से यह बिहार में प्रवेश कर जाती है, और उसके बाद यह बिहार में फ्लो करते हुए इसमें बहुत सारे सहायक नदियाँ मिलती है। तो प्रमुख नदी के तौर पे हमने देखा कि इसके राइट हैंड पे गंगा नदी मिल रही है। दूसरी
जो जमुना की सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी के रूप में हम देखते हैं चंबल नदी है। चंबल नदी इंदौर से निकलती है, एमपी के इंदौर से, और निकल करके फिर इसमें यमुना में मिल जाती है। उसके बाद एक प्रमुख नदी के तौर पे हम देखते हैं कि बेतवा नदी है। तो बेतवा नदी जो है वह भी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकल करके, और यह एमपी के विंध्याचल पर्वत से निकल करके, ठीक है, ये बेतवा नदी जमुना को ज्वाइन कर लेती है, यह भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद एक प्रमुख नदी के तौर पे हम देखते हैं केन नदी है। केन भी यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। तो केन, बेतवा और चंबल 3 प्रमुख सहायक नदियां हैं यमुना की, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग फिर से गंगा की ओर मूव करते हैं, यानी गंगा नदी की ओर। अब देखिए, गंगा नदी की जो प्रमुख धारा है वह हमने बताया कि उत्तराखंड के हरिद्वार नामक स्थान से यह मैदानी भाग में प्रवेश कर रही है गंगा नदी। उसके बाद इसमें कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं, ये ज़्यादा महत्व रखता है इसके लिए, तो हम लोग उसे जानने का कोशिश करते हैं पहले, और उसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन सी नदियां हैं इसमें। तो पहली नदी जो हम देखते हैं लेफ्ट हैंड पे मिलने वाली इसमें, वह कन्नौज के पास मिल रही एक नदी जिसका नाम है रामगंगा। रामगंगा पहली नदी है जो इसमें गंगा में लेफ्ट हैंड पे मिल रही है। हमने बताया था पहले लेक्चर के अंतर्गत कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का डिसीजन हम कैसे लेते हैं। तो जब नदी के फ्लो, जिधर की ओर नदी बह रही है, उसके बहने के धारे में हम अपना फेस आगे की ओर करके खड़ा होते हैं, तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे जो नदी मिल रहा है, या फिर जो नदियां मिल रही है, या राइट हैंड साइड से जो नदियां मिल रही है, उसे ही हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ट्रिब्यूटरी के तौर पे जानते हैं। तो यहाँ पे रामगंगा जो है वह लेफ्ट हैंड पे मिल रही है, इसको ज्वाइन कर रही है। दूसरी नदी है पीलीभीत, यूपी से फुलहर झील से निकल कर आ रही है गोमती, और यह भी आकर के मिल रही है गाजीपुर के पास। तीसरी प्रमुख नदी के तौर पे देखते हैं घाघरा, ठीक है। घाघरा की 2 सहायक धाराएं हैं, पहले जिसका नाम है एक का शारदा, दूसरा का घाघरा। तो शारदा को काली भी कहा जाता है और घाघरा को करनाली भी ऊपर में कहा जाता है, और 2 प्रमुख धारा इसका जुड़ करके छपरा, बिहार के छपरा नामक स्थान पे गंगा को ज्वाइन कर रही है, जहां इसे गंगा के ट्रिब्यूटरी के तौर पे जाना जाता है। उसके बाद प्रमुख नदी के तौर पे हम जानते हैं गंडक नदी को। तो गंडक नदी जो है वह भी बिहार में आकर के मिल रही है गंगा में, और उससे पहले यह नदी, गंडक नदी जो है वह नेपाल और भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों से निकल कर आती है, और सोनपुर के पास, पटना सोनपुर के पास यह गंगा में मिल जाती है। दूसरी प्रमुख नदी के तौर पे देखें तो वह बूढ़ी गंडक है। बूढ़ी गंडक भी आती है और यह खगड़िया नामक जिला के पास बिहार में गंगा में मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद एक प्रमुख नदी के तौर पे हम जानते हैं कोसी को। कोसी भी आती है नेपाल से निकल करके, सप्तकोसी, अरुण कोसी इत्यादि कई एक धाराएं इसकी आती हैं, और यह करके फिर गंगा में कटिहार के कुर्सेला नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। उसके बाद लेफ्ट हैंड की आखिरी जो नदी मिलती है वह है महानंदा। महानंदा यह भी दार्जिलिंग के पहाड़ियों से निकल कर आती है, और लेफ्ट हैंड से मिलने वाली बिहार और पश्चिम बंगाल के सीमा पर यह आखिरी नदी है जो गंगा के लेफ्ट हैंड पे मिल रही है। तो महानंदा बिहार और बंगाल का सीमा निर्धारण भी करती है, ठीक है, और कभी बंगाल की ओर मूव करती है, कभी बिहार की ओर मूव करते हुए यह आकर गंगा में मिल जाती है। और यहीं पर इसके बाद आगे बढ़ने पे एक प्रमुख बांध या बराज बनाया गया है। बराज में क्या है, कुछ दरवाजे बांध में लगाए गए हैं, और अपनी ज़रूरत के अनुसार उस दरवाजे के शटर को उठाया और गिराया जाता है, उसे ही बराज के तौर पे जाना जाता है, जो फरक्का बराज है, और यह वेस्ट बंगाल की सीमा में स्थित है। यहीं से गंगा नदी का 2 धारा हो जाता है, ठीक है। एक हुगली के तौर पे हम जानते हैं, और दूसरा जो है वह पद्मा के नाम से बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है, ठीक है। इसके बाद गंगा नदी को हम देखते हैं कि यह फिर ब्रह्मपुत्र नदी के साथ, पद्मा जो इसकी मुख्य धारा है वह ब्रह्मपुत्र के साथ मिल करके वह बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है समुद्र में। ओके, तो हमने ये लेफ्ट हैंड से मिलने वाली सारी नदियों को देख लिया। लेफ्ट हैंड की कुछ नदियों की विशेषता देखें तो जैसे कोसी नदी है। कोसी नदी को बिहार में
सोक के तौर पे जाना जाता है, क्योंकि ये नदी जो है कोसी है, ये मियांडरिंग ज़्यादा करती है, कभी ऐसे बह रही है, ठीक है, फिर कभी इधर मुड़ गई 2 साल 5 साल बाद, तो इसका जो मूवमेंट है यानी जो फ्लो है उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। और इसी फ्लो के डायरेक्शन चेंज होने के कारण क्या होता है कि कभी अगर इस छोर से मूव कर रही है, अगले 5 साल बाद देखें तो पता चला यहाँ से मूव करने लगी, फ्लो करने लगी, तो पता चला कि ये सारा एरिया तो खतरनाक जोन में था ही नदियों के बहने के कारण, ये एरिया भी डूब गया। इसीलिए इसके कारण इन क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति और बारंबारता देखी जाती है, जिसके कारण कोसी नदी को बिहार का शोक के तौर पे जाना जाता है। अब हम गंगा के राइट हैंड ट्रिब्यूटरी की बात कर लेते हैं। तो गंगा के राइट हैंड ट्रिब्यूटरी में देखते हैं हम कि एक यमुना की तो हमने बात कर ली थी पहले। अब यमुना तो प्रमुख नदी हो गई जो राइट हैंड से इसमें मिल रही है। दूसरी नदी के तौर पे हम देखते हैं तो प्रमुख नदी है इसमें मिलने वाली सोन, और सोन नदी जो है वह अमरकंटक के पहाड़ियों से निकल करके आती है और रोहतास में बिहार में एंट्री कर रही है, और यह भी पटना के समीप आकर यह गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक प्रमुख नदी के तौर पे इसमें बिहार में कुछ नदियां मिलती है जो वह छोटे छोटे हैं। जैसे हम देखते हैं ये बिहार स्पेशल अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें ये नदियों का जिक्र आएगा, ठीक है। तो आपने अगर इसको यहाँ पे डिस्कस करने की बात की तो ये लेक्चर का लेंथ लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे सेपरेट वीडियो के जरिए डिस्कस कर दूंगा। उसके बाद राइट हैंड से मिलने वाली एक प्रमुख नदी के तौर पे हम जानते हैं हुगली को। हुगली नदी यह जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है। अच्छा, ट्रिब्यूटरी का मतलब हुआ सहायक नदी, और डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब हुआ जैसे एक नदियों से आखिरकार 2 नदी बन जाती है। तो जैसे गंगा पहले एक नदी के रूप में आ रही थी यहाँ से, और यहाँ के बाद हम देखते हैं फरक्का बराज के पास से एक बांध बनाया गया, जिसके बाद एक धारा को इधर की ओर पूर्व की ओर मोड़ दिया गया, जबकि दूसरी धारा को दक्षिण की ओर मूव करा दिया गया। और हुगली नदी के तट पे ही भारत का एक पुराना शहर है जिसका नाम है कोलकाता, और हुगली नदी पर ही एक ब्रिज बनाया गया है जिसे हावड़ा ब्रिज के नाम से हम जानते हैं। तो कोलकाता जो शहर है और जो हावड़ा शहर है, दोनों को यह विभाजित करती है हुगली नदी, और इसी पे हावड़ा ब्रिज बना हुआ है, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया। हुगली की एक प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी भी यह झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकल करके और यह हुगली में जाकर के मिल जा रही है। तो हमने ओवरऑल गंगा नदी का ये मैप देख लिया। अब हम फिर से इसके कुछ नोट पे चलते हैं, और नोट पे चलने के बाद मतलब नोट को थॉरली देखने के बाद हम लोग अगेन मैपिंग के जरिए और भी टॉपिक को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, अभी पहले नोट पे चलते हैं, उसे देखकर फिर आगे बढ़ेंगे मैपिंग के जरिए। अच्छा, उसको अगर हम कंबाइंडली देखें कि गंगा नदी तंत्र को किस रूप में देख सकते हैं, तो देखिए उसका एक बड़ा बढ़िया मैप है ये, जिसके ज़रिए हम अच्छे से समझ सकते हैं। गंगा नदी की लंबाई, कुछ फैक्ट की बात करूं तो गंगा नदी की जो लंबाई है भारत में वह 2525 किलोमीटर है, और यह हमने बताया कि 4 स्टेट खास करके उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल यानी 5 स्टेट होते हुए यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियों में हमने बात कर लिया था कौन कौन सी है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नोट पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा नोट आ गया, तो नोट पे हम लोग देख लेते हैं कि गंगा के बारे में क्या बताया गया है। तो गंगा नदी जो है वह उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले से गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकल करके और दाहिने से यमुना, सोन, बाएं से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा को साथ लेती है, यानी ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं, इसको साथ लेकर के आती हैं। और इसमें हम देखते हैं देवप्रयाग के ऊपर इसे भागीरथी के तौर पे जाना जाता है। देवप्रयाग में इसे अलकनंदा से मिलने के पश्चात गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, अलकनंदा के मिलने के बाद गंगा के नाम से जाना जाता है, और हरिद्वार के निकट हिमालय को छोड़कर यह मैदानी भाग में उतर जाती है, और भागीरथी, हुगली के तौर पे इसे पश्चिम बंगाल में जाना जाता है।
और इसी की एक शाखा थी, हमने बताया मैप के जरिए आपको। हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी। अच्छा, कुछ प्रमुख शहर हैं, कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं एक बार। तो हरिद्वार, प्रयागराज या फिर इलाहाबाद जिसका पुराना नाम था, वाराणसी, कानपुर, पटना, इसके तट पे बसे शहर हैं। इस पे सबसे बड़े जो शहर हैं वह बसे हुए, उनमें से अगर बात करें तो यह कानपुर है। कानपुर सबसे बड़ा शहर है, इसकी सबसे ज़्यादा आबादी है, जो गंगा के तट पे बसा हुआ है। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा थोड़ा। और नेक्स्ट नदी हमारा यमुना है। यमुना यमुनोत्री हिमनद से निकल करके, यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूछ श्रेणी की यमुनोत्री हिमनद से निकल करके यह चंबल, सिंध, बेतवा, केन इत्यादि नदियों को साथ लेकर के आता है, मतलब आती है यमुना। और हम देखते हैं कि ये सारी दाएं किनारे से इसमें मिलती है, जबकि हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा इत्यादि सब बाएं किनारे से इसमें आकर ज्वाइन करती है इसे। ठीक है, उसके बाद यह क्या है, इसके ऊपर बसे प्रमुख शहर की बात करें तो दिल्ली, मथुरा, आगरा इसके तट पे स्थित है। ठीक है, और आप जानते हैं कि इलाहाबाद में आकर के, इलाहाबाद या प्रयागराज में आकर के गंगा में मिल जाती है। अब एक प्रमुख नदी की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास रामगंगा है। रामगंगा नदी यह भी गढ़वाल हिमालय से यानी उत्तराखंड हिमालय से निकल रही है और हिमालय में मापचुंगयुंग हिमनद या ग्लेशियर से निकल करके यह राप्ती, शारदा, टीला, सेती, बेरी इत्यादि सहायक नदियों को साथ लेकर के और आती है और गंगा में मिल जाती है। कहाँ पर, तो ये मिल जाती है बिहार में मिलती है जाकर के घाघरा। और इसकी रामगंगा की बात कर रहे थे ना हम लोग, तो रामगंगा जो नदी है वो गढ़वाल हिमालय से निकल करके कन्नौज के समीप गंगा में मिल जाती है, हमने मैप के जरिए भी समझा था। उसके बाद घाघरा नदी की बात करें तो घाघरा नदी जो है वह हिमालय के मापचुंगयुंग हिमनद से निकल करके राप्ती, शारदा, टीला, सेती, बेरी इत्यादि नदियों को साथ लेकर के पहाड़ी क्षेत्र में करनाली तथा मैदानी क्षेत्र में घाघरा इसे कहा जाता है। यह नदी हमेशा अपना मार्ग परिवर्तित करती है। ठीक है, दूसरी प्रमुख नदी है जो घाघरा है। तो घाघरा को भी हम देखते हैं कुमायूं के पूर्वी भाग में मिलाम नामक हिमनद से यह निकलती है और धर्मा, लीसड़, पूर्वी रामगंगा इत्यादि को साथ लेकर के शारदा नदी आती है और गंगा में मिलती है। इसकी जो विशेषता है, इसे काली नदी के नाम से भी जाना जाता है या सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। और हम जानते हैं जो अयोध्या शहर है वह शारदा नदी या काली नदी या सरयू नदी के तट पे ही है, तीनों एक ही नदी का नाम है। उसके बाद गौरी गंगा नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, और बहरम घाट के निकट यह घाघरा में मिल जाती है। ठीक है, ये घाघरा की सहायक नदी है शारदा। उसके बाद एक प्रमुख नदी के तौर पे हम जानते हैं गंडक नदी को। तो गंडक नदी जो है वह नेपाल हिमालय से निकल कर आती है और हम देखते हैं कि नेपाल हिमालय से निकलने के पश्चात यह काली गंडक या त्रिशूल गंगा के नाम से जानी जाती है और सोनपुर के निकट यह गंगा में मिल जाती है। घाघरा की तरह ही यह भी अपना मार्ग चिटपुट परिवर्तित करती है। इसे नेपाल में शालिग्रामी व मैदानी भाग में नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने गंडक के बारे में भी देख लिया। अब हम चलते हैं इसके बाद कुछ प्रमुख नदियों पे, जिसमें है हमारे पास चंबल नदी की बात करें तो यह भी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकल रहा है, जिसे हमने मैपिंग के जरिए भी देखा। और इस पे बसे प्रमुख शहर की बात करें तो वह राजस्थान का कोटा है। कोटा शहर चंबल नदी पे स्थित है और इसकी प्रमुख सहायक नदियों में देखें काली सिंध, पार्वती, बनास, छिप्रा इत्यादि इसकी सहायक नदी है। छिप्रा के तट पे ये उज्जैन शहर बसा हुआ है, जहाँ पे महाकालेश्वर शिव की प्रतिमा लगी हुई है या शिवलिंग है उनका, महाकालेश्वर शिव का। ठीक है, चंबल की एक और बात करें तो इसके घाटी में कंदरे या रेविन्स पाए जाते हैं, क्योंकि ये चूना पत्थर प्रदेश यानी बालू चूना पत्थर प्रदेश से होकर बहती है। इसके कारण क्या है कि इसके क्षेत्रों में बीहड़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और इसी वजह से इसमें गहरे घाटी के रूप में हमें बहुत सारे क्षेत्र देखने को मिलते हैं। जैसे हम जानते हैं चंबल नदी को पहले लोगों को कहा जाता था चंबल का लुटेरा, और देखते होंगे डाकू वगैरह सारे इस इलाके में रहते थे, तो वही विशेषता है इसकी खास करके।
अब उसके बाद प्रमुख नदी के तौर पे हम जानते हैं सोन को। सोन अमरकंटक के पठार से निकल रही है और रिहंद, कुन्हड़ इत्यादि नदियों को साथ लेती हुई पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। उसके बाद हमारे पास एक प्रमुख नदी है महानंदा। महानंदा नदी की बात करें तो यह दार्जिलिंग की पहाड़ी जो सिक्किम में है वहाँ से निकल कर आती है और पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट से मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद एक प्रमुख नदी है कोशी। कोशी की बात करें तो यह पूर्वी नेपाल से निकलती है और वहाँ पर इसकी सहायक नदी के रूप में अरुण, सुनकोसी, तमूर इत्यादि प्रमुख सहायक नदियाँ हैं इसकी, और ऊपरी भाग में इसे अरुण के नाम से जाना जाता है। यह अपना मार्ग बहुत बदलती है और यही वजह है इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। उसके बाद हमारी एक प्रमुख नदी है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो यह तिब्बत के मानसरोवर के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और सुबनसिरी, बरेली, तीस्ता, अमो, कामेंग इत्यादि इन सारे नदियों को साथ लेती हुई मानस दाहिने से दिवांग, सिकांग, लोहित, धनसिरी, कोपली ये सारी बाएं से मिलती हैं इसमें, और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है जिसे माजुली द्वीप के तौर पे जाना जाता है, या उसका नाम माजुली द्वीप है। और वह एक द्वीप ही नहीं है बल्कि उसे एक डिस्ट्रिक्ट भी घोषित कर दिया गया है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे आबादी भी पाए जाते हैं इसीलिए। और यह बंगाल की खाड़ी से लेकर डिब्रूगढ़ तक लगभग 1280 किलोमीटर तक फैली हुई है और यह इसका कुछ भाग जो है ब्रह्मपुत्र नदी का नौगम्य है। नौगम्य का अर्थ ये हुआ कि नाव चल सकता है या स्टीमर चल सकता है। ठीक है। और आप जानते होंगे कि जो हमारा हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन में या फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें जो हमारे यहाँ परिवहन है भारत में, तो उसमें हम देखेंगे वाटरवेज को जब हम लोग पढ़ेंगे तो वाटरवेज नंबर 1 जो है इलाहाबाद से लेकर हमारा हल्दिया तक है, फिर डुबरी सदिया तक जोड़ता है। तो ये सारे को देखेंगे हम लोग डिटेल से मैपिंग के जरिए, तो उसमें हमें ये देखने को मिलेगा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। ये नोट तो हमने देख लिया यहाँ पर। उसके बाद हम लोग चलते हैं, पहले मैपिंग पे चलते हैं, फिर आगे हम लोग प्रायद्वीपीय नदी के बारे में बात करेंगे और उसकी विशेषता को देखेंगे। ओके। तो अभी हमने बात करी थी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में और हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये हमारा ब्रह्मपुत्र नदी का मैप रहा, यानी डायग्राम रहा। इसमें हम देख रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह पहले तो तिब्बत से आती है, तिब्बत में ओरिजिनेशन है इसका। उसके बाद वहाँ से आती है यारलुंग सांगपो के नाम से इसे जाना जाता है, और तिब्बत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से यह निकल कर आती है, वहीं पे इसका ओरिजिनेशन है या उद्गम स्थल है, और वहाँ से निकलकर यह आती है और दिहांग घाटी के थ्रू यह इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है भारत में, और उसके बाद यह अरुणाचल, असम होते हुए यह फिर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सबसे पहले राइट हैंड ट्रिब्यूटरी पे अगर फ्लो नदी इस तरह से कर रही है कुछ, तो इसके राइट हैंड पे जो ये राइट हैंड हो जाएंगे ऊपर की ओर से आने वाली, तो सबसे पहली राइट हैंड ट्रिब्यूटरी के तौर पे हम जानते हैं दाएं हाथ से मिलने वाली नदियाँ, तो यह सुबनसिरी है, दूसरी कामेंग, तीसरी मानस, चौथी संकोश, पांचवी रैडाक, छठी जलढाका, और सातवीं और आखिरी राइट हैंड पे मिलने वाली प्रमुख नदी तीस्ता है। तीस्ता नदी का ओरिजिनेशन जो है, या जहाँ से उद्गम स्थान के तौर पे हम जानते हैं, यह जेमू ग्लेशियर है। जेमू ग्लेशियर से यह निकलती है, चलामू लेक से वहीं से, और यह सिक्किम से निकल करके यह वेस्ट बंगाल के थ्रू होते हुए और बांग्लादेश में आकर के ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे एक राइट हैंड ट्रिब्यूटरी केस की, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले राइट हैंड अरुणाचल प्रदेश में यहाँ से आ रही है दिहांग नदी। दिहांग के बाद एक प्रमुख नदी आ रही है दिवांग, दिवांग के बाद आ रही है लोहित। ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं लेफ्ट हैंड से। उसके बाद है धनसिरी, सुबनसिरी देखिए नॉर्थ में है यानी राइट हैंड पे है,
जबकि लेफ्ट हैंड पे धनसिरी को हम देख रहे हैं। उसके बाद धनसिरी है, उसके बाद हम देखते हैं एक प्रमुख नदी है बराक। बराक नदी जो है वह मणिपुर और मिजोरम के सीमावर्ती क्षेत्रों से, मिजो पहाड़ी से निकल रही है और यहाँ से निकलकर यह डायरेक्ट असम होते हुए बांग्लादेश में इनकर जा रही है, जहाँ जाकर यह फिर ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में एंट्री करते इसका नाम पड़ जाता है जमुना, और जमुना और पद्मा गंगा का नाम पड़ जाता है। ठीक है, तो जमुना और पद्मा जब दोनों मिल जाती है तो इसे मेघना के तौर पे जाना जाता है, और जमुना और पद्मा मिलकर के मेघना यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र जब ज्वाइन कर लेती है एक दूसरे को तो इसे मेघना के तौर पे जाना जाता है। और मेघना नदी आखिरकार बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो इसका ओरिजिनेशन तो हमने देख लिया। अब माउथ की बात करें गंगा या ब्रह्मपुत्र का, तो बे ऑफ बंगाल है। और आप जानते हैं भारत के मैदानी क्षेत्रों की जो भी प्रमुख नदियां हैं उन सभी का माउथ जो है या मुहाना जो है वह बे ऑफ बंगाल ही है। उसके बाद हमने देखा कि बराक किस तरह से आ रही है। ये हो गया हमारा मिज़ोरम, सॉरी ये मणिपुर हो गया, और ये मिज़ोरम होते हुए ऐसे आ रही है और फिर त्रिपुरा असम के बीच में सीमा साझा करते हुए यह फिर बांग्लादेश में प्रवेश कर जा रही है। ठीक है, और ये बे ऑफ बंगाल में आकर अपना जल विसर्जित कर दे रही है। तो हमने डायग्राम के जरिए ब्रह्मपुत्र नदी को देख लिया। अब हम लोग दूसरी नदी तंत्र पे चलते हैं, और ख़ास करके अब हम चलते हैं मध्य भारत के नदियों और जो पश्चिम भारत के नदियां हैं जैसे लूनी, साबरमती, तापी, नर्मदा, इन सारी नदियों को देखेंगे। उसके बाद प्रायद्वीपीय नदी पे चलते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए दो प्रमुख नदियां हैं। जैसे हम बात करें लूनी नदी की, तो लूनी नदी अरावली श्रेणी से निकलती है अजमेर के पास से, और यह बंडी, सुकरी, जवाई, छोटी छोटी धाराओं या नदियों को साथ लेती हुई, यानी ये तीनों इसकी सहायक नदियां हो जाएंगी, बंडी, सुकरी और जवाई लूनी की। और उसके बाद कच्छ के खाड़ी में या कच्छ के रन में जाती है। रन यानी रेगिस्तान में जाकर के यह रेगिस्तान में ही समा जाती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बालू पाए जाते हैं, तो बालू में ये नदियाँ फ्लो ही नहीं कर पाती है, और इसके जो भी जल होते हैं वही रेगिस्तान में जाकर के ही गुम हो जाता है। ठीक है, बल्टोरा के नीचे इसका जल खारा होता है। यह ऐतिहासिक घग्घर या हकरा का दक्षिणी हिस्सा हो सकती है। ऐसा संभावना बताया जाता है कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख नदी थी जिसे घग्घर नदी के तौर पे जाना जाता था, यह उसी का एक धारा है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं एक प्रमुख नदी को, साबरमती नदी को देखते हैं। और आप जानते हैं इसके ऊपर गाना भी है महात्मा गांधी के ऊपर, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। तो यही साबरमती के तट पे था अहमदाबाद में उनका आश्रम। ठीक है, साबरमती में। तो साबरमती जो नदी है वह राजस्थान के अरावली श्रेणी से निकल रही है, और इसकी ट्रिब्यूटरी के तौर पे हम जाने तो मेसवा, वक्कल, सेई और हथमथी, ये चार नदियों को साथ लेती हुई यह खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। अहमदाबाद इसी नदी के किनारे स्थित है। आप जानते हैं अहमदाबाद भारत का एक प्रमुख शहर है और यह है साबरमती के तट पे स्थित है। तो ये तो हमने देख लिया। अब हम लोग चलेंगे कुछ और प्रमुख नदियों को देख लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए महानदी के बारे में बताया गया है। यहाँ पे हमारे पास है एक महानदी। महानदी की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के सिहावा श्रेणी से निकलता है और शिवनाथ, हसदेव, ओंग, तेल इत्यादि नदियों को साथ लेते हुए, यानी ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी हो जाएगी, इन सभी को साथ लेते हुए यह बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले कटक के निकट यह डेल्टा बनाती है। तो महानदी डेल्टा बनाते हुए यह बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद झारखंड की एक प्रमुख नदी है जिसे ब्राह्मणी के तौर पे जानते हैं। यह छोटा नागपुर के पठार से निकल रही है और यह नदी कोयल, शंख, दो प्रमुख नदियों को साथ लेकर, यानी ये दोनों इसके ट्रिब्यूटरी के तौर पे जाने जाते हैं, कोयल और शंख नदी। तो इन दोनों को साथ लेकर राउरकेला इसी के तट पे स्थित है और यह भी नदी ब्राह्मणी जो है
वह जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ओके, उसके बाद एक प्रमुख नदी है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नदी जो है वह भी छोटा नागपुर के पठार से निकल रही है और इसी के तट पे हम देखते हैं कि प्रमुख शहर के तौर पे जमशेदपुर है। और जमशेदपुर आप जानते हैं लौह खनन के लिए विश्वविख्यात है। ठीक है, तो यह स्वर्ण रेखा नदी के तट पे ही है और यह नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। स्वर्ण रेखा इसको इस तौर पे भी माना जाता है क्योंकि इसके जल में स्वर्ण के कुछ बहुत महीन महीन से कण पाए जाते हैं। तो बहुत सारे लोग इस नदी में स्वर्ण का छानन करते हैं, मतलब अपने अपने जो भी उनके उपकरण होते हैं उसको लेकर के जाते हैं नदी में और उसके जल धाराओं का पानी इकट्ठा करते हैं और उसमें देखते हैं कि काश सोने का टुकड़ा छोटा छोटा सा मिल जाए, मतलब मिलीमीटर टाइप का कुछ होता है, वो ढूंढते रहते हैं कि भाई चलो ठीक है कुछ तो मिल जाए, जैसे कि सोना का आप जानते हैं वैल्यू कितना है, तो इसीलिए लोग इसमें सोना भी ढूंढते हैं स्वर्ण रेखा नदी में। ओके, अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, फिर एक प्रमुख नदी को देखते हैं जिसका नाम है ओके, अब हम लोग मूव करते हैं यहाँ के बाद प्रायद्वीपीय नदी तंत्र पे। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में हम देखते हैं बहुत सारी प्रमुख नदियाँ हैं। जैसे बात करें तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, 3 प्रमुख नदी तंत्र को देखते हैं और उसके बाद इसको मैपिंग के जरिए भी देखेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग गोदावरी की। ओके, गोदावरी नदी की बात करें तो यह पश्चिमी घाट पर्वत में नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है और पेनगंगा, बरधा, बेनगंगा, इंद्रावती, पेंच, प्राणहिता, धरना, सबरी इत्यादि इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है। ओके, और मंजरा, प्रवरा, मूला, मावेर इसके राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है। मतलब अगर ये नदी ऐसे फ्लो कर रही है तो लेफ्ट हैंड ये हो जाएगा हमारा, ये ऐसे फ्लो कर रही है तो लेफ्ट हैंड ये हो जाएगा और राइट हैंड हमारा ये हो जाएगा। ओके, नीचे की ओर राइट हैंड और ऊपर की ओर हो जाएगा लेफ्ट हैंड। ठीक है, और यह नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय भारत का गंगा भी कहा जाता है। ओके, उसके बाद हमारी प्रमुख नदी है कृष्णा। कृष्णा नदी महाबालेश्वर के निकट से निकल रही है और इसकी सहायक नदियों में देखें कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूशी। आप जानते हैं मूशी नदी के तट पे ही हमारा हैदराबाद शहर बसा हुआ है, जो अभी हैदराबाद अभी आंध्र प्रदेश का भाग था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यह भी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक बड़ा सा डेल्टा बनाती है और इसका डेल्टा गोदावरी डेल्टा से मिल जाता है जाकर के, क्योंकि ये दोनों नदी जब जाती है बंगाल की खाड़ी में गिरने के लिए इस तरह से, तो बीच में ये डेल्टा पड़ जाता है बड़ा सा ऐसे। तो ये हो गया गोदावरी डेल्टा और ये कृष्णा डेल्टा, और दोनों के बीच में ये डेल्टा बन जाता है, दोनों के नाम से जाना जाता है। और आप जानते हैं इसके दोनों के बीच का जो भाग होता है उसे चावल का कटोरा भी कहा जाता है। तो पूछा जाए क्वेश्चन कि कृष्णा और गोदावरी नदी डेल्टा को किस तौर पे जानते हैं, तो उसे चावल के कटोरा के तौर पे भी जाना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं एक प्रमुख नदी के तौर पे कावेरी को। कावेरी नदी भी कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और हेमावती, सिमसा, काबनी, भवानी, नोइल, अमरावती, लक्ष्मण तीर्था इत्यादि नदियों को साथ लेकर के यह चलती है, यानी ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं और इसे ग्रीष्म और शीत दोनों ही ऋतुओं में वर्षा का जल प्राप्त होता है। अतः इसमें साल भर जल भरा रहता है। और श्रीरंगपट्टनम एवं शिव समुद्रम इसी नदी के 2 महत्वपूर्ण द्वीप हैं। अब जानते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी टीपू सुल्तान ने। ठीक है, तो शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम जो 2 महत्वपूर्ण द्वीप है वह इसी नदी के तट पे स्थित है, कावेरी नदी के तट पे। और शिव समुद्रम नामक प्रसिद्ध जलप्रपात इसी नदी के ऊपर है। ठीक है, यानी पहाड़ी भागों से यह गिरती है तो उसी के ऊपर शिव समुद्रम जलप्रपात है या वाटरफॉल है। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं यहाँ से। ओके, तो यहाँ से हम लोग मूव करके जा रहे हैं, फिर से एक और प्रमुख नदी छूट गई हमारी कोई, मैं देख लेता हूँ उसे। उसके बाद
देखिए नर्मदा, तापी और लूनी, साबरमती। ओके, तो अब नर्मदा नदी की बात करें तो यह अमरकंटक के पठार से निकल रही है और उत्तर से इसमें देखें हिरन, बरना एवं दक्षिण से दूधी, तवा, सीर इत्यादि नदियां आकर इसमें मिल रही है, यानी ये सारी इसकी सहायक नदी हो गई। और यह नदी जो है वह दुग्धधारा, सहस्त्रधारा, धुआंधार आदि जलप्रपात इस पे स्थित है। और साथ ही भड़ौच के निकट की बात करें तो ये नदी जो है वह भड़ौच के निकट, तो इसकी बात करें तो इसकी प्रमुख सहायक नदियों में हम देखते हैं, और ये सारी इसकी हो गई जलप्रपात। जलप्रपात उसे कहते हैं जैसे यहाँ से नदी आ रही है फ्लो करती हुई ऊपर ऊपर, और यहाँ पे एक बड़ा चट्टान आ गया या कोई चोटी आ गया, चोटी पे फ्लो कर रही है और सडन यहाँ से नीचे गिर रही है नदी। ठीक है, तो जब ये धाराएं यहाँ से ऊपर से नीचे सडन गिर रही हैं और ये 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर ऐसे गिर रही है नीचे, तो यही जो वाटर है ना वो फ्लो कर रहा है ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, तो इसे ही हम वाटरफॉल कहते हैं। आप जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा वाटरफॉल या जलप्रपात जो है वह एंजिल जलप्रपात है। ओके, जो लैटिन अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, वेनेजुएला में। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट नदी पे मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट नदी हमारी तापी या ताप्ती है। ताप्ती नदी की बात करें तो यह भी मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले से निकलती है और ये मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है, बैतूल के। ओके, और पूर्णा, गिरना, पंजरा, बोरी, बाघूर, अरुणावती, मोरना इत्यादि इसकी सहायक नदियां हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये नदी सतपुड़ा एवं अजंता श्रेणी के बीच से होकर दरार घाटी से होकर बहती है और यह एस्चुरी का निर्माण करते हुए खंभात की खाड़ी में जा गिरती है। सूरत इसके तट पे स्थित है। तो तापी या ताप्ती नदी के तट पे सूरत स्थित है। उसके बाद एक प्रमुख सहायक नदी है लूनी। लूनी की बात करें तो यह नदी अरावली श्रेणी से निकल रही है और बंडी, सुकरी, जवा इत्यादि सहायक नदियों को साथ लेकर के कच्छ की खाड़ी में जा गिरती है। और कच्छ की खाड़ी नहीं बल्कि यह बीच में ही रह जाती है। कच्छ के रन, यानी जो रन या रेगिस्तान वाला एरिया है, वहीं पर इसका जल जाकर के रेगिस्तान में समा जाता है। ठीक है, इसका फ्लो इंटरनल हो जाता है, अंतःस्थलीय फ्लो हो जाता है। ठीक है, तो वहीं रन या फिर रेगिस्तान डिजर्ट में जाकर के ही ये नदी अपना फ्लो आगे नहीं कर पाती है और वहीं जाकर रुक जाती है, क्योंकि इसका सारा पानी नीचे चला जाता है कैपिलरी रिएक्शन के द्वारा। ओके, अब हम चलते हैं यहाँ से। एक छोटी सी नदी बच गई हमारी यहाँ पर, दामोदर। दामोदर नदी की बात करें तो यह छोटा नागपुर के पठार से निकल कर आ रही हैं और कोनार, जमुनिया, बराकर इत्यादि सहायक नदियों को साथ में लेकर यह बंगाल की खाड़ी हुगली में जाकर मिल जाती है और अंततः हम देखते हैं कि अभी बंगाल की खाड़ी में जाकर समा जाती है। ओके, अब हम लोग चलते हैं फिर यहाँ के बाद मैपिंग पे। तो देखिए मैपिंग में यहाँ बताया गया है कौन सी नदी है। जैसे हम बात करें लूनी नदी की तो ये अजमेर के समीप से निकल रही है और यह फिर राजस्थान का जो डिज़र्ट है, थार डिज़र्ट, उसी में जाकर के यह बीच में कहीं जा रही है। और रेत जब मिल रहा है इसे, बड़ा बड़ा रेत का टीला, तो आप जानते हैं बालू पे अगर पानी डालेंगे और अगर कुछ किलोमीटर तक बालू हो, 1 किलोमीटर तक बालू हो ऊपर, और उसमें जब आप पानी डालेंगे ऊपर से तो वह सारे रेत में पानी चला जाएगा। उसी प्रकार से लूनी नदी जब निकल कर जाती है, ठीक है, अरावली श्रेणी से, राजस्थान से, और रन में जाती है यानी डिज़र्ट एरिया में जाती है, तो इसका फ्लो जो है वहीं तक जाकर रुक जाता है। ओके, अब हम दूसरी नदी को देखते हैं, प्रमुख नदी को, जिसका नाम है साबरमती। तो साबरमती नदी भी है, यह राजस्थान से निकल रही है और इसको हम देखते हैं कि यह जाकर के गिरती है खंभात के खाड़ी में। और इसके तट पे हम देखते हैं अहमदाबाद नाम का एक बड़ा सा शहर है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं माही नदी को। माही भी इसी के साथ और इसी के साथ जाकर फ्लो करती हुई गिरती है। उसके बाद हम देखते हैं एक प्रमुख नदी के तौर पे नर्मदा को। तो नर्मदा एमपी के अनूपपुर नामक स्थान से निकल कर आ रही है और यह भी जाकर के बे ऑफ खंभात में या खंभात के खाड़ी में जाकर अरब सागर में गिर रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक और नदी है तापी। तापी नदी की बात करें तो यह भी
एमपी में है और एमपी से यह ओरिजिनेट होकर के यह भी बे ऑफ खंभात या खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जा रही है। तो ये सारी हमारी वेस्टर्न फ्लो रिवर है। और भी एक दो छोटी मोटी नदियाँ जैसे भरतपुजा, पेरियार, तो ये दो प्रमुख नदियाँ हैं, केरल की है और यह भी वेस्टर्न फ्लो करती है। उसके बाद हम कुछ ईस्टर्न फ्लो रिवर की बात करें तो हम देखते हैं कि देखिए, जैसे ईस्टर्न फ्लो रिवर की बात करें तो तीन प्रमुख नदी है। कौन कौन सी भाई? तो ये हो गई गोदावरी, ठीक है, ये हो गई हमारी गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी यह इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हमने देखा नोट पे, और इन सारी सहायक नदियों का तंत्र बिछाते हुए ये आती हैं और गोदावरी नदी भी जाकर बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिरा देती है। इसका माउथ जो है बे ऑफ बंगाल है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं नीचे इसके कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी भी आती है इधर से निकल करके, ओके, और अपना जल जाकर गिरा देती है बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद दो प्रमुख और सहायक नदी है, जैसे हम बात करते हैं, ये एक हो गया पेन्नार और दूसरा हो गया पलार। ये 35 किलोमीटर है और ये भी लगभग 150 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद एक प्रमुख नदी के तौर पे हम देखते हैं सबसे लास्ट में है कावेरी नदी, ओके। इसे अगर डिटेल में हम देखना चाहते हैं तो मैं डिटेल में दिखा रहा हूँ आपको। तो ये देखिए, इसमें हो गया, जैसे हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की, तो ये यहाँ पे एक प्रमुख नदी है माही, जो बे ऑफ खंभात में जाकर गिर रही है। दूसरी प्रमुख नदी के तौर पे हम जानते हैं एमपी के अनूपपुर से निकल कर आ रही है नर्मदा। तीसरी प्रमुख नदी के तौर पे हम जानते हैं तापी, ओके। और अब हम वेस्टर्न फ्लो रिवर की बात करें, सॉरी ईस्टर्न फ्लो रिवर की बात करें, तो ये सतमाला हिल से निकल कर आ रही है एक प्रमुख नदी गोदावरी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी बालेश्वर रेंज से निकल कर आ रही है हरिश्चंद्र श्रेणी के पास से, ये हमारी कृष्णा है। और कृष्णा की कुछ प्रमुख सहायक नदी की बात करें, तुंगा, भद्रा, दो प्रमुख धारा मिलकर के ये भीमा, शिमशा, ये सारी आकर के फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जा रही हैं। उसके बाद हम बात करें तो ये हो गया हमारा पिन्नार नदी का, और ये हो गया पुलार नदी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि नीलगिरी हिल से, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकल कर आ रही है कावेरी नदी, ठीक है। और ये अपना मुहाना जो इसका माउथ है वह 3 क्षेत्रों में विभाजित करके बना रही है, ठीक है, इस तरह से कुछ। तो कावेरी नदी का जो फ्लो है लास्ट में 3 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, ओके। अच्छा, अब हम बात करते हैं डेल्टा की, कुछ प्रमुख डेल्टाओं की। तो बात करें डेल्टाओं की तो हम देखते हैं कि डेल्टा जो भारत में है, सबसे बड़े डेल्टा के रूप में हम जानते हैं कि भारत में सुंदरबन डेल्टा है, ओके, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पे या माउथ पे है। तो उसे हम जानते हैं भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है ये, ठीक है, जो इस लोकेशन में है। ये सारा एरिया में सुंदरबन डेल्टा पाए जाते हैं और यहाँ पे बहुत सारे दलदली भूमि भी पाए जाते हैं, क्योंकि इधर से गंगा और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आकर अपना माउथ इधर खोल रही है और बे ऑफ बंगाल में जा रही है। उसके बाद हम बात करें प्रमुख डेल्टाओं की, तो हम देखते हैं कि साउथ इंडिया की ओर मूव करते हैं तो हमारी कावेरी नदी भी डेल्टा बना रही है, ठीक है। और इसका डेल्टा जो है वह पक्षी के पैर का आकार का 3-4 भाग में बट जा रहा है, ठीक है। इसे इसलिए पंजाकार डेल्टा भी कहा जाता है। उसके बाद ये कृष्णा नदी का डेल्टा हो गया, यहाँ पर है, ये भी बट जा रहा है 3 भागों में। उसके बाद गोदावरी नदी की बात करें, इसका भी डेल्टा 2 भागों में विभाजित हो जा रहा है, ठीक है। अब हम बात करें तुलना की, कुछ प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ और हिमालय नदी की तुलना की बात करें, तो हम चलते हैं नोट पे, जिसके ज़रिए हम इसे अच्छे से देख सकें। तो ये देखिए हमारा रहा तुलना का। तो अगर हम हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी की तुलना करें तो पहली बात तो ये है कि पहली बात ये है कि इसका आधार क्या है भाई, ठीक है। हिमालय नदी का आधार क्या है और प्रायद्वीपीय नदी में अंतर कैसे है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका उद्गम स्थल जो है हिमालय नदी का, वह आमतौर पे हिमालय पर्वत या तिब्बत का पठार इत्यादि से है। जबकि हम प्रायद्वीपीय नदी के बारे में जानें तो इसका जो
ओरिजिनेशन हो रहा है वह प्रायद्वीपीय पठार या सेंट्रल हाईलैंड या मध्य उच्च भूमि से हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं प्रवाह प्रकृति की बात करें, फ्लो का बात करें तो ये 12 मंथ फ्लो करती है, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक हिमालयी नदियाँ फ्लो करती हैं, हिमालयन रिवर। जबकि हम देखते हैं जो हमारी पेनिनसुलर रिवर या प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वह सीजनल होती है, यानी मौसमी, बारिश हो रहा है तो वह फ्लो कर रही है, और अगर बारिश नहीं हुई तो उसमें जल ही नहीं बचेगा तो वो फ्लो नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो ये प्रमुख अंतर है। दूसरे अंतर की बात करें तो हम देखते हैं कि ये अपवाह के प्रकार की बात करें तो ये जो हिमालयी नदियां हैं वह अनुवर्ती या एंटीसीडेंट के तौर पे मैदानी भाग में वृक्षाकार प्रतिरूप बनाती है, जैसे ये आ रही नदी और इस तरह से फ्लो कर रही है। ठीक है, और इस पे हम देखते हैं कि 3-4 भाग में ये विभाजित हो रही है आखिरकार। जबकि हम इसकी बात करें जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ या पेनिनसुलर रिवर है वह कॉन्सिक्वेंट रिवर के तौर पे जानी जाती है, जो पुनर्यवनित होती है। मतलब एक बार ये फ्लो कर रही है इस तरह से तो कभी यहाँ से मूव कर रही है, कभी यहाँ से मूव कर रही है, मतलब हमेशा ये अपने आप को नवीन करती है, अपने राहों को साफ करती है वगैरह वगैरह। जबकि इसके राह में अगर कोई अवसाद आ गया या सेडिमेंट आ गया तो उसको हटा नहीं पाती है, बल्कि खुद को इधर इधर मोड़ लेंगी। ओके, जबकि इन नदियों के बीच में अगर कोई सेडिमेंट आया तो उसको फ्लो करके नीचे गिरा देती है ये। तो ये प्रमुख अंतर है। अच्छा, एक और प्रमुख अंतर के तौर पे जाने तो इसका जो प्रतिरूप होता है, जो डेल्टा होता है, वो वृक्षाकार प्रतिरूप में होता है। कुछ ऐसे आई और इस तरह से वृक्षाकार प्रतिरूप बना दी डेल्टा के द्वारा। जबकि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वह जो आती हैं वह आयताकार प्रतिरूप बनाती है। ठीक है, और उसके बाद जहाँ उसको गिरना होता है वहाँ गिर जाती है। उसके बाद हम देखें हिमालयी नदी की बात करें तो वह आमतौर पे लंबी होती है, और आप जानते हैं गंगा 2500 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्रा बहुत ज़्यादा, सिंधु 2900 किलोमीटर, इसी तरह से बहुत लंबी लंबी नदियाँ होती हैं। जबकि हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ तो यह घाटी की गहराई तो ज़्यादा होती है पर ये बहुत कम दूरी तय करती है, 1800-700 किलोमीटर फ्लो करके वह कहीं पे गिर जाती है, जैसे बे ऑफ बंगाल में आमतौर पे गिर जाती हैं। और ये नदियाँ की घाटी जो होते हैं वह छोटे होते हैं, सीधे व निश्चित मार्ग होता है। मतलब पत्थरों पे आमतौर पे ये सारी नदियाँ चलती हैं। पत्थर में एक बार जैसे फ्लो का एरिया बन गया तो हमेशा उसी फ्लो एरिया से ये मूव करते हुए यानी फ्लो करती है। जबकि हम बात करें हिमालयन रिवर की तो वह मैदानी भाग में ये बहती है और ये क्या करती है, अपरदन बहुत ज़्यादा करती है। अपरदन मीन्स इरोजन। जैसे अगर यहाँ पर बड़ा सा टीला है, मिट्टी का है मैदानी भाग में, तो नदी इधर से फ्लो करे, धीरे 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 इधर क्लोज आएगी और मिट्टी के टीले को काटते काटते लास्ट हम देखेंगे तो इधर से फ्लो करना शुरू कर देगी, अगर इसको मौका मिल गया या इधर मूवमेंट का मौका मिल गया तो, या इधर की ऊंचाई कम है तो। ठीक है, तो इस तरह से होता है। एक प्रमुख अंतर के तौर पे ये भी जानते हैं। प्रायद्वीपीय नदी जलमार्ग नहीं बदलती, निश्चित मार्ग में बहती है, जबकि हिमालयन रिवर हमेशा अपना मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। जैसे आप जानते हैं कि जो भी हिमालय से निकलने वाली, खास करके बिहार में देखें, कोसी, घाघरा, ये सारी, महानंदा, ये अपना मार्ग भी बदलती हैं और इसीलिए आप जानते हैं कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जलग्रहण क्षेत्र की बात करें यानी एरिया की बात करें, कैचमेंट एरिया की, तो ये जो हिमालयी नदी होती है वो आमतौर पे बड़ी द्रोणी यानी बड़ा बेसिन होता है उसका। जैसे ये हो गया, बेसिन की बात करें तो जैसे ये बड़ा बेसिन चौड़ा है, इसका बहुत ज़्यादा इसका लेंथ है चौड़ाई में। ओके, वाइड बहुत ज़्यादा होती है इधर से इधर। जैसे हम देखते हैं कि 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। जबकि हम पेनिनसुलर रिवर की बात करें तो वह बहुत सकरी घाटी से होकर बहती हैं, मतलब 500 मीटर, 300 मीटर, 600 मीटर, 1 किलोमीटर मैक्सिमम, इस तरह से जाती है। तो ये बहुत कम चौड़ी होती है। नदी की आयु की बात करें तो हिमालयी नदी तंत्र की जो नदियाँ हैं वह क्रियाशील है और युवा अवस्था में है। युवा अवस्था में यानी बड़े ऊंचाई से वह गिरती हैं और उसके बाद मैदान में फ्लो करती है, तो वो बी शेप का कटाई करती है ऊपर पर्वतों पे, जबकि नीचे आती है तो वह यू शेप में आ जाती है फिर। लेकिन हम और घाटियों का गहरा होना, जैसे हम देखते हैं कि वी शेप में अगर ऊपर से पहाड़ियों से ऐसे फ्लो करके आ रही है, अगर बीच से आ रही नदी तो ये घाटियों को बार बार
कटाई करके ये नीचे करेगी इसको, फ्लो के कारण इसका घाटी का कटाव होगा बीच से, ठीक है। उसी तरह से हम प्रौढ़ नदी कहते हैं जो पेनिनसुलर रिवर होती है, क्योंकि वह पुरानी नदी आमतौर पे मानी जाती है, क्योंकि ये अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी है। आधार तल मतलब वहाँ से नीचे कटाई हो ही नहीं सकता है, ठीक है। बहुत नीचा तक काट दी उस नदियों ने, तो अब कटाई संभव नहीं है नीचे की ओर, ठीक है। इसीलिए ये कुछ प्रमुख अंतर हमने देखे। उसके बाद हम लोग चलते हैं नदियों का अपवाह प्रतिरूप पे। तो अपवाह प्रतिरूप क्या होता है? 2-3 अपवाह प्रतिरूप है, 5 मिनट में इसे डिस्कस कर लेते हैं। और ये लेक्चर का लेंथ काफ़ी जा रहा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तेज़ी से समराइज़ करूँ इसे, तो लेकिन इसे देखना ज़रूरी है। थोड़ा सा लंबा लेंथ जाएगा, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है ये सारा कवर हो जाएगा, तो फिर सबके लिए बेहतर है। तो नदियों का अपवाह प्रतिरूप की बात करें तो इसकी धाराएं ओके तो 3 प्रतिरूप खास करके या 3 पैटर्न पे नदियां फ्लो करती है, रिवर्स 3 पैटर्न पे फ्लो करती है। कौन कौन सी? तो अपवाह प्रतिरूप क्या होता है? अपवाह प्रतिरूप में धाराएं एक निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करती हैं जो कि उस क्षेत्र की भूमि के ढाल, जलवायु संबंधी अवस्थाओं तथा अधः शैल संरचना पर आधारित होता है। अब हम देखेंगे जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे जो नदियां आती है इस तरह से, ओके, इस तरह से आ रही हैं, ये नदी हो गई, इस तरह से आ रही है, तो आपको नहीं लग रहा है ये पेड़ के सित में है, ठीक है। तो इसे वृक्षाकार या डेंट्रिक्ट पैटर्न कहा जाता है, ओके। दूसरी है कि जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हो, तो जैसे हम देखते हैं, इसका उदाहरण देखें वृक्षाकार या डेंट्रिक पैटर्न का, तो हम जैसे देखते हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर सिंधु नदी तंत्र, ये सारे इसके उदाहरण हो जाएंगे। जबकि जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हो तो इसे अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे कोई चोटी हो गया और यहीं से सारी नदियाँ निकल करके फ्लो कर रही हैं, एक इधर निकल रही है, 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 मतलब यहाँ से निकल रही है आसपास से। तो जैसे हम देखते हैं अमरकंटक का पठार है ये, ठीक है, और यहाँ से सोन निकल रही है, इधर नर्मदा निकल रही है, इधर तापी निकल रही है, इस तरह से महानदी निकल रही है। तो पता चला कि ये अरीय प्रतिरूप या रेडियल पैटर्न का उदाहरण है। जैसे अमरकंटक पर्वत श्रृंखला को हमने देखा, ठीक है, तो ये रेडियल पैटर्न का उदाहरण माना जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हों तथा सहायक नदियां उनसे समकोण पर आकर मिलती हो, तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा प्रतिरूप या ट्रेडिल्स पैटर्न कहते हैं। जो छोटा नागपुर पठार या विंध्याचल पर्वत पर बहने वाली नदियां इस प्रतिरूप का उदाहरण है। जैसे जालीनुमा प्रतिरूप में क्या होता है कि बहुत सारी नदियां आ गई, ऐसे मूव कर रही हैं, ऐसे फ्लो कर रही हैं, और बीच में एक बहुत बड़ा रॉक है, बड़ा बड़ा पहाड़ी है। तो ये नदियां समानांतर आसपास से तो चल रही है, लेकिन एक दूसरे में सबमर्ज नहीं कर रही है। जबकि यहाँ से नदियां इधर मुड़ने पे क्या हो रहा है, 90 डिग्री पे समकोण पे आकर के एक दूसरे से ये मुड़ जाकर मिल जाती है। तो हम इसे कहेंगे टेरिल्स पैटर्न कहेंगे या जालीनुमा प्रतिरूप कहेंगे, ओके। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या है अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। तो अभिकेंद्रीय प्रतिरूप या सेंट्रीपिटल पैटर्न कहते हैं इसे। यह राजस्थान गुजरात की वे नदियां जो इस प्रतिरूप का उदाहरण है, जो झील या प्लाया में विसर्जित होती है। मतलब एक छोटा सा झील है, जैसे यूरोप की कुछ नदियां हैं, रूस की कुछ नदियां हैं, खास करके यूरोप में बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो एक झील में आकर के समा जा रही हैं या गिरती हैं और वहीं तक फ्लो इसका रह जाता है। या हमने बताया लूनी नदी का, तो वह भी क्या है कि कक्ष के रन में जाकर के ये वहीं पे फ्लो इसका बंद हो जा रहा है। तो इस प्रकार के प्रतिरूप को क्या कहा जाता है, जहाँ पे बहुत सारी नदियाँ एक जगह आकर गिर रही हो, उसे अभिकेंद्रीय प्रतिरूप या सेंट्रीपिटल पैटर्न कहा जाता है, ओके। तो हमने नदियों के प्रवाह को देख लिया, नदियों को लोकेशन के थ्रू देख लिया। अब हम कुछ नदी पे स्थित जलप्रपात की बात कर लेते हैं। 4-5 प्रमुख है, हम देख लेते हैं उसे एक नज़र में। तो भारत के प्रमुख जलप्रपात की बात करें तो हम देखते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं जोग।
जोग या गरसुप्पा जलप्रपात की, तो ये सारावती नदी पे है और कर्नाटक में स्थित है। ये जोग या गरसुप्पा जलप्रपात कहा जाता है, वाटरफ्लो कहा जाता है, जोग वाटरफॉल। यह सारावती नदी पे है, ठीक है, और कर्नाटक में ये लोकेशन है जोग या गरसुप्पा जलप्रपात की। दूसरी की बात करें, जो दूसरा प्रमुख या ऊंचाई वाला वाटरफॉल है इंडिया में, वह शिवसमुद्रम वाटरफॉल या जलप्रपात है, जो कावेरी नदी पे है और यह कर्नाटक में ही स्थित है यह भी। उसके बाद है चुलिया जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात जो है वह चंबल नदी पे स्थित है और यह राजस्थान राज्य में है। उसके बाद हम देखते हैं धुआंधार जलप्रपात को। धुआंधार जलप्रपात जो है वह नर्मदा नदी पे स्थित है और यह मध्य प्रदेश के जबलपुर नामक स्थान पे स्थित है। उसके बाद है कपिल धारा जलप्रपात, यह नर्मदा नदी पर ही है और यह अमरकंटक में स्थित है। इसी तरह से एक और प्रमुख है दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर इसलिए प्रमुख हो जाता है क्योंकि इसकी जो धारा होती है ना, बहुत ऊंचाई से गिरती है और यह मांडवी नदी पे है, तो इसका पानी जो है वह दूध की तरह सफ़ेद होता है, ठीक है, इसीलिए इसको दूध सागर जलप्रपात के तौर पे जानते हैं। यह मांडवी नदी पे है और यह गोवा में स्थित है। तो हमने यहाँ पर ये सारे नदियों को देख लिया अच्छे से, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा, पेनिनसुलर रिवर, गंगा, और ख़ास करके हमने देखा जो पश्चिम और पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ जो भी थी। हमारा ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर के थ्रू हम लोग एक बार देखेंगे परिवहन और जलवायु, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। हमारा यह लेक्चर अगर अच्छा लगा हो आपको, तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस चैनल पे अपलोड किए जाने वाले तमाम लेक्चर का अपडेट मिलता रहे। देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।